क्या कारण होता है कि कभी भी हार्ट अटैक लोगों को आ जाता है? बहुत सारे बीएलओ की हार्ट अटैक से भी मौत हुई है। उसका मेन कारण होता है स्ट्रेस। ये फिजिकल और इमोशनल किसी तरह का स्ट्रेस हो सकता है। अब देखिए, हार्ट अटैक होने का कारण होता है कि हृदय की धमनियों में क्लॉट, जो खून का थक्का जमता है, उससे सडनली हार्ट अटैक होता है। लोगों को जो सर दर्द की परेशानी है वो लंबे समय तक बनी रहती है और कई बार लोग उसको इग्नोर भी कर देते हैं, तो क्या उसको इग्नोर करना चाहिए? सर दर्द के 500 कारण हैं, उनमें से बिल्कुल। स्ट्रेस एक कारण है। पर किसी को सालों साल से 2-4 महीने में एक बार धूप में जाने में सिर दर्द हो रहा है तो कोई इमरजेंसी नहीं है दिखाने की। ऐसा दर्द हो जाए अचानक जो ऐसा जीवन में कभी नहीं हो तो तुरंत अस्पताल जाइए, क्योंकि जान को खतरा है, ये ब्रेन हेमरेज हो सकता है। कई ऐसे पत्रकार साथी हैं जो हमेशा बहुत ज़्यादा तकलीफ में रहते हैं, बहुत जल्दी में रहते हैं। तो वो क्या करते हैं कि जैसे ही कुछ प्रेशर आएगा तुरंत जाएंगे, एक सिगरेट पिएंगे, कहेंगे नहीं वो हेडेक हो रहा था, अब सिगरेट से थोड़ा शांत हो गया। हार्ट अटैक के तो बहुत सारे कारण हैं, लेकिन सिगरेट एकमात्र कितना बड़ा कारण है। एक चीज़ की तलब लग जाए आपको, चाहे वो स्मोकिंग की तलब हो, चाहे शराब की तलब हो, किसी चीज़ की आप एडिक्ट हो जाएं, तो जब वो चीज़ नहीं मिलती है तो आपको वैरायटी ऑफ सिम्टम्स होते हैं और उसी चीज़ से रिलीव होती है जिसके आप एडिक्ट हो। अगर आप स्मोकिंग को रोक सके तो बहुत बड़ा जो रिस्क फैक्टर है जो आपके हाथ में है, जो आप कम कर सकते हैं। लोगों में आजकल मिर्गी एक आम समस्या भी हो गई है। उसमें भी मैं फिर कहूँगी कि एज का कोई बैरियर रह नहीं गया है, लेकिन कुछ लोग बहुत संकोच करते हैं, शर्माते हैं, ये पता ना चल जाए लोगों को कि हमें मिर्गी की समस्या है। आपने किसी को मिर्गी का अटैक देखा है? किसी ने कि हाथ पैर अकड़ जाता है, ऐसा हो जाता है और मरीज गिर जाता है, बेहोश हो जाता है। क्या ना करें, दांत खोलने की कोशिश ना करें। झटका आ रहा है तो ये देखें कि मरीज को चोट ना लगे। थोड़ी देर में 2-3 मिनट में ऐसे झटके शांत हो जाते हैं। हरिशंकर चंदेल जी, मेरा सवाल सबसे पहला आपसे रहेगा। हम जब कार्डियो की बात करते हैं, हम देखते हैं कि आजकल हार्ट अटैक मतलब कभी भी किसी को भी आ जाता है और इस वक्त मध्य प्रदेश में एसआईआर चल रहा है। बहुत सारे बीएलओ की हार्ट अटैक से भी मौत हुई है। क्या कारण होता है कि कभी भी हार्ट अटैक लोगों को आ जाता है? हेलो जी, नमस्कार। मैं सबसे पहले आप लोगों का स्वागत भी करता हूं और धन्यवाद देता हूं विस्तार न्यूज़ को, जो कि एक अवेयरनेस प्रोग्राम को स्टार्ट किया। अब देखिए, हार्ट अटैक होने का कारण होता है कि हृदय की धमनियों में क्लॉट, जो खून का थक्का जमता है, उससे सडनली हार्ट अटैक होता है। वो यंग लोगों में ऐसा होता है कि स्टेनोसिस मीन्स ब्लॉकेज नहीं होता है और सडनली खून का थक्का जमता है यूजुअली, और हार्ट अटैक होता है। उसका मेन कारण होता है स्ट्रेस। ये फिजिकल और इमोशनल किसी तरह का स्ट्रेस हो सकता है। यही ओल्ड एज में ब्लॉकेज मीन्स स्टेनोसिस होती है, उसमें किसी भी कारण स्ट्रेस से रप्चर हुआ, इरोजन हुआ, उसके बाद जो रक्त कणिकाएँ एक्टिवेट होती हैं, क्लॉट बनता है, उसके कारण हार्ट अटैक होता है। हार्ट अटैक में जो मुख्य लक्षण है, हम सबको पता है कि छाती में दर्द, चेस्ट पेन मोस्ट कॉमन सिम्टम है। बट इसमें मैं ये कहना चाहूँगा कि क्या लक्षण है जिसमें आपको तुरंत हॉस्पिटल जाना चाहिए, इग्नोर नहीं करना चाहिए। यदि आपका चेस्ट पेन 10 मिनट से ऊपर बना हुआ है तो आपको तुरंत आसपास हॉस्पिटल जाना चाहिए, ईसीजी कराना चाहिए। यदि वो पेन आराम करने या कुछ मेडिसिन लेने के बाद भी बना हुआ है, या चेस्ट पेन के साथ सांस की तकलीफ, घबराहट, पसीना, चक्कर या उल्टी जैसे लक्षण हैं, तो ये भी एक वार्निंग साइन है कि तुरंत हमको हॉस्पिटल रिपोर्ट करना चाहिए। बिल्कुल। और आजकल अवेलेबिलिटी 108 की है। जैसे अमेरिका में अपन देखेंगे 911 था नंबर, बट यहाँ 108 नंबर अवेलेबल है इमरजेंसी में। यदि आप ऐसी जगह पे हैं जहाँ हॉस्पिटल नहीं पहुँच सकते हैं तो आप 108 नंबर पे कॉल करके एम्बुलेंस की सुविधा भी ले सकते हैं। जो सरकारी अगर दिक्कतें दिखती हैं तो उसको इग्नोर नहीं करना चाहिए, तुरंत डॉक्टर से संपर्क करने में बेहतर इलाज समय पर हो सकता है। हमारे साथ तरुण नागपाल जी भी आदित्य हॉस्पिटल से न्यूरो के डॉक्टर हैं। सर, मेरा सवाल आपसे ये रहेगा कि हम लगातार देखते हैं कि जब लोगों को जो सर दर्द की परेशानी है वो लंबे समय तक बनी रहती है और कई बार लोग उसको इग्नोर भी कर देते हैं, तो क्या उसको इग्नोर करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, और कितने दिन के सर दर्द में तुरंत डॉक्टर के पास जाना चाहिए? सर दर्द एक सर दर्द है और ये एक आम बीमारी है। आप में से कितने लोग को सर दर्द हुआ है अभी तक? तो हम देख रहे हैं कि 60% लोगों को कभी ना कभी सिर दर्द हुआ है। अब भ्रांति ये है कि लंबे समय से अगर हमें सिर दर्द हो रहा है तो हमें डॉक्टर को दिखाना चाहिए। ये उल्टा है, बल्कि अगर आपको सिर दर्द हाल में शुरू हुआ है
तो आपको डॉक्टर को दिखाना चाहिए, क्योंकि ये नया सर दर्द माना जाएगा। पर किसी को सालों साल से 2-4 महीने में एक बार धूप में जाने में सिर दर्द हो रहा है तो कोई इमरजेंसी नहीं है दिखाने की। हाँ, लेकिन आज के दिन आपको ऐसा दर्द हो जाए अचानक जो ऐसा जीवन में कभी नहीं हो, तो तुरंत अस्पताल जाइए, क्योंकि जान को खतरा है, ये ब्रेन हेमरेज हो सकता है। ऐसे ही मान लीजिए पहले आपको सिर दर्द होता रहा, यहाँ दुखता रहा, धमकता रहा, पर उसका कैरेक्टर बदल गया, उसका प्रकार बदल गया कि अब ये दर्द वैसा नहीं रहता, अब ये भारीपन जैसा हो गया है, तो भी आपको डॉक्टर को दिखाना है। ओवर स्ट्रेस भी इसका कारण हो सकता है कई बार। स्ट्रेस भी एक कारण है, सिर दर्द के 500 कारण हैं, उनमें से स्ट्रेस एक कारण है। वो कॉमन कारण जो है वो माइग्रेन और स्ट्रेस है। लेकिन सर उसमें ये भी कहा जाता है कि मेडिसिन मत खाओ, मेडिसिन का बाद में इम्पैक्ट गलत पड़ता है, वो सही बात है क्या कि सर दर्द की मेडिसिन नहीं लेनी चाहिए ज़्यादा? कुछ हद तक। अगर आपको जो दर्द निवारक दवाइयाँ हैं अगर आप वो रोज खाना शुरू कर दें जी, तो खुद सिर दर्द पैदा कर सकती हैं। इसको मेडिकेशन ओवरयूज हेडेक MOH कहा जा सकता है। ओके। इसके लिए मेडिसिन डॉक्टर के निरीक्षण में आपको पीरियोडिक लेना चाहिए, जब सिर दर्द हो वो आपको गाइड करेंगे। ओके, मेरा सवाल है डॉक्टर अखिलेश दुबे जी से। आप गैलेक्सी हॉस्पिटल से हैं, कार्डियो डिपार्टमेंट से हैं आप। सर मैं आपसे ये जानना चाहूँगी, जैसे कि अभी हम हार्ट अटैक को लेकर बात कर रहे थे, कई समस्याएं होती है, तुरंत डॉक्टर के पास जाना चाहिए, लेकिन क्या प्रमुख कारण है कि जो एज लिमिट रही नहीं गई है? छोटे बच्चे को भी हार्ट अटैक आ सकता है, 10 साल का बच्चा हो, 12 साल का बच्चा हो, आजकल हम सुनते हैं कि छोटे छोटे बच्चों को हार्ट अटैक आया। देखिए, अगर पिछले कुछ समय से देखा जाए तो डेफिनेटली जो पॉपुलेशन इन्वॉल्व हो रही है हार्ट अटैक में, वो धीरे धीरे उसकी एज कम होती जा रही है। पहले यूजुअली, आज अगर हम 15-20 साल पहले की बात करें तो जो हार्ट अटैक कॉमन इलनेस थी वो 45 या 50 से ऊपर के एज में ही ज़्यादा कॉमन थी। पर अगर हम आज की डेट की बात करें, हम ज़्यादा दूर नहीं, अपने ही कैजुअलिटी, अपनी इमरजेंसी का डेटा उठा के अगर देखें तो ऑलमोस्ट 30% तो आते हैं जो 30 से 40 साल के बीच के लोग होते हैं। तो ये शिफ्ट हुआ है पिछले 15-20 सालों में, तो हमने खुद देखा है शिफ्ट हुआ है। पूरा अगर हिस्ट्री उठा के देखें तो धीरे धीरे पहले वो 60 के ऊपर की बीमारी थी, फिर 50 के ऊपर की थी, आज वो 30-40 के बीच में भी एक्यूट हार्ट अटैक के काफ़ी केसेस, ऑलमोस्ट 1/3 अपन बोल सकते हैं कि आ रहे हैं हमारे पास। जो मेन कारण है, जो वैसे तो इसमें बहुत सारी स्टडीज़ भी हुई हैं, पहले जो क्लासिकल रिस्क फैक्टर होते थे वो देखे जाते थे कि ये हार्ट के रिस्क फैक्टर हैं, जो जिनमें ये रिस्क फैक्टर मिलते हैं उनमें ज़्यादा कॉमन होता था, जिनमें नहीं मिलते उनमें कम। लेकिन धीरे धीरे रिस्क फैक्टर्स भी चेंज होते गए हैं समय के साथ। तो जो अभी जो करंट जो यंगर पॉपुलेशन के इन्वॉल्व होने का कारण है, उसमें जो समझ में आता है मेन कारण, वो हमारे जो लाइफ स्टाइल में सिग्निफिकेंट चेंजेस हुए हैं, हमारे डाइट में सिग्निफिकेंट चेंजेस हुए हैं 15-20 सालों में। आप अपने घर में, अपने किचन का ही आप इमेजिन करो, अगर कंपेयर करो कि 20 साल पहले आप क्या खाना खाते थे और आज 20 साल बाद हम क्या खाना खा रहे हैं। सेम आप ब्रेकफास्ट में 20 साल पहले क्या लेते थे और आज हम क्या ले रहे हैं। बच्चों के खाने को आप कंपेयर करो कि 20 साल पहले बच्चे क्या खाते थे और आज क्या खाना पसंद करते हैं। तो बहुत सिग्निफिकेंट डिफरेंस लाइफस्टाइल में आया है। इनएक्टिविटी लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ा है। पहले लोग आउटडोर गेम में यंग पॉपुलेशन मेनली इन्वॉल्व होती थी, आउटडोर गेम में मेहनत करते थे लोग, अपने प्रोफेशन में भी मेहनत करते थे लोग, जो फिजिकल मेहनत की मैं बात कर रहा हूँ। तो बच्चे पैदा होते ही मोबाइल चला रहे होते हैं। आजकल फिजिकल एक्टिविटी बहुत ज़्यादा कम हो गई है। वो ये सब एक फैक्टर हैं जो कहीं ना कहीं फिजिकली इन्वॉल्व। उनको लगता है कि सिगरेट पीना चाहिए। हम लोगों ने भी बहुत शुरुआत की थी, फिर बाद में संभल गए। सिगरेट और हार्ट अटैक, बहुत सारे मेरे मित्र ऐसे हैं जो कि अभी भी सिगरेट पीते हैं, और मैं उनसे कुछ कहता हूं तो कहते हैं कि अरे नहीं ऐसा कुछ नहीं है, वो सब कहने की बात है। कुछ हमारे अंकल दादा टाइप के लोग थे जो 60 साल तक पीते रहे, कुछ नहीं हुआ। सिगरेट कितना बड़ा कारण है? हार्ट अटैक के तो बहुत सारे कारण हैं, लेकिन सिगरेट एकमात्र कितना बड़ा कारण है या सबसे बड़ा कारण है? देखिए, अगर हम इसको कंपेयर कैसे कर सकते हैं, कंपेयर करते हैं अपन स्टैटिस्टिक्स के हिसाब से रिलेटिव रिस्क फैक्टर से। तो जो रिलेटिव रिस्क फैक्टर्स अगर अपन देखें, ओवरऑल जितने अभी तक नोन रिस्क फैक्टर हैं कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ के, तो जेनेटिक्स के बाद स्मोकिंग सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट फैक्टर है। तो जेनेटिक्स तो नॉन मॉडिफाइबल फैक्टर है, उसको आप मॉडिफाई नहीं कर सकते। अगर आपके जेनेटिक्स में है, हिस्ट्री है, आपके रिसेंट लीनिएज में या सिबलिंग्स में या पेरेंट्स में कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ की हिस्ट्री है, तो वो तो नॉन मॉडिफाइबल है, वो आपके जीन तो हैं आपके पास, ठीक है। बट सिगरेट जो दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है वो स्मोकिंग है।
स्मोकिंग एक मॉडिफाइबल फैक्टर है। अगर आप स्मोकिंग को रोक सके तो बहुत बड़ा जो रिस्क फैक्टर है जो आपके हाथ में है, जो आप कम कर सकते हैं। नहीं, लंग्स एक फैक्टर है। सिगरेट से कम शरीर के लगभग सभी अंगों में, सभी नोन अंगों में मैलिग्नेंसी के चांसेस होते हैं स्मोकिंग से, केवल लंग्स में नहीं है। बिल्कुल आप इस धोखे में नहीं रहें। लंग एक अंग हो गया, उसके बाद फिर इसोफेगस जो आहार नली होती है उसका कैंसर, उसमें भी सिगरेट स्मोकिंग बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। उसके बाद यूरिनरी ब्लैडर कैंसर, उसमें भी सिगरेट स्मोकिंग का, कॉलन कैंसर, उसमें भी सिगरेट स्मोकिंग का। मीन्स सिगरेट स्मोकिंग जो है वो बहुत सारी मैलिग्नेंसीज में भी इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। तो इसलिए केवल लंग्स की प्रॉब्लम करता है ऐसा नहीं है। सेम चीज़ है, निकोटीन जो है वो एथेरोस्क्लेरोसिस को प्रमोट करता है, और वो एथेरोस्क्लेरोसिस पूरे शरीर के किसी भी अंग में, चाहे वो ब्रेन की नसें हों, चाहे हार्ट की नसें हों, हर जगह वो प्रमोट होती हैं उससे। बिल्कुल। सिगरेट रसिका, मैं आपका एक सवाल और आपके हिस्से का कब्जा कर लेना चाहता हूँ। डॉक्टर साहब से मेरी बात हो रही थी, आपकी बात हो रही थी, तो मैं सुन रहा था कि सर दर्द एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, सर दर्द बहुत बड़ा सर दर्द है। हमारे बीच में कई ऐसे पत्रकार साथी हैं जो हमेशा बहुत ज़्यादा तकलीफ में रहते हैं, बहुत जल्दी में रहते हैं, हर सेकंड चलाना होता है टीवी। तो वो क्या करते हैं कि जैसे ही कुछ प्रेशर आएगा तुरंत जाएंगे, एक सिगरेट पिएंगे, कहेंगे नहीं वो हेडेक हो रहा था, अब सिगरेट से थोड़ा शांत हो गया। ये भी एक भ्रम है, या फिर क्या कहना चाहिए इसको? ये तो कोई इलाज नहीं हुआ। एडिक्शन तो हेडेक्स का इलाज स्मोकिंग तो कहीं मेंशन नहीं है और ना होता है। और टेंशन सर, टेंशन रिलीज होता है क्या स्मोकिंग से? ये एक चीज़ की तलब लग जाए आपको, चाहे वो स्मोकिंग की तलब हो, चाहे शराब की तलब हो, किसी चीज़ की आप एडिक्ट हो जाएं, तो जब वो चीज़ नहीं मिलती है तो आपको वैरायटी ऑफ सिम्टम्स होते हैं, और उसी चीज़ से रिलीव होती है जिसके आप एडिक्ट हो, चाहे वो गांजा हो, चरस हो, कोई भी चीज़ हो। तो इट इज़ अ फॉर्म ऑफ एडिक्शन। तो एडिक्शन, आप अपना एडिक्शन ले लेते हो तो आपको टेम्परेरी बेनिफिट होता है, जब उसका वीन ऑफ हो जाता है। और एडिक्शन ऐसी चीज़ है जिसमें टॉलरेंस होता है। इसका मतलब आज आपको 3 की ज़रूरत पड़ रही है तो अगले साल आपको 5 की ज़रूरत पड़ेगी, उसके अगले साल आपको 10 की ज़रूरत पड़ेगी, उसी इफेक्ट को लाने के लिए। तो इसलिए जैसे जैसे आपका कंजम्पशन डोज बढ़ता जाएगा, आपके शरीर में हानि बढ़ती जाएगी। आप लोग समझ गए ना मैं सिगरेट में इतना जोर क्यों दे रहा था? मुस्कुराइए थोड़ा थोड़ा, समझ रहे हैं? चलिए, एक क्वेश्चन पूछना चाह रहे हैं कोई सर। आपने सर कहा कि आज से 15-20 साल पहले हमारा किचन का स्वरूप कुछ और था, अभी हमारे किचन में खान पान का स्वरूप कुछ और है। तो एज अ डॉक्टर, आप स्पेशलिस्ट, आप क्या सजेस्ट करेंगे कि आज के समय हमारे किचन में कौन सी चीज़ ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर में होनी चाहिए मिनिमम, जो बहुत ज़्यादा असर भी ना करे और उससे अच्छा असर पड़े? देखिए, ये जो आप क्वेश्चन कर रहे हैं वो एक आइडियल सिचुएशन के लिए बात कर रहे हैं। आज भी हमारी बहुत बड़ी पॉपुलेशन ऐसा है कि उनके पास अवेलेबल क्या है और होना क्या चाहिए, उसमें बहुत डिफरेंस है। भाई बहुत बड़ी पॉपुलेशन है जो होना चाहिए वो उनके पास नहीं हो सकता है। तो हम प्रैक्टिकल अगर बात करें तो जो अवेलेबल है उसमें क्या हमें लेना चाहिए, है ना? तो एक सामान्य घर में जो अवेलेबल है वो बेसिक चीज़ों का ध्यान रखें कि जो हम जितना रॉ खाएंगे उतना फिट रहेंगे, जितना प्रोसेस्ड खाएंगे उतना वो अनहेल्दी है। बहुत सिंपल है। तो रॉ में जो पहले अपन करते थे 20 साल पहले, 25 साल पहले रॉ ही खाते थे, जो आपके घर में उसको उबाल के खा लिया, थोड़ा पका के खा लिया। आप मतलब सर ताज़ा, बिल्कुल ताज़ा खाइए, रॉ खाइए। जी, जितना उसको प्रोसेस्ड करेंगे, जितना कुक करेंगे, जितना उसको फ्राई करेंगे, जितना उसमें एडेड चीज़ें डालेंगे टेस्ट के लिए, उतना ही वो अनहेल्दी होता जाता है। थैंक यू। बिल्कुल। मेरा सवाल अब रहेगा डॉक्टर हरिशंकर चंदेल जी से। आपका भी सवाल है, ठीक है, आप उनको माइक दे दीजिए। आपका सवाल सर कार्डियो से जुड़ा हुआ है कि न्यूरो? कार्डियो से। सर आप जवाब दे दीजिए। कार्डियो कसम। ये जो रिंग सेरेमनी होती है, मतलब हॉस्पिटल गए, सीना दिखाया और उनके छल्ला डल लें, ये क्या अनिवार्य है? हम इसको रिंग सेरेमनी मानते हैं, जो आप स्टैंड डालते हैं। तो ये इतना प्रचलन हो गया है कि यदि आप पहुंच गए मतलब वो रिंग सेरेमनी होएगी आपकी। नहीं, देखिए यही अभी मैं आपको बता रहा था। हार्ट अटैक एक इमरजेंसी होती है। यदि कोई पेशेंट हार्ट अटैक में जाता है, एवरी 30 मिनट डिले इन द ट्रीटमेंट
इंक्रीजेज द 8% मॉर्टेलिटी। मीन्स जितना लेट होगा उतना ही उसकी डेथ होने के चांसेस ज़्यादा होंगे। मैं आ रहा हूँ आप पे भी। अब हार्ट अटैक का बेस्ट ट्रीटमेंट क्या है? आज से 50 साल पहले कुछ भी नहीं था, एस्पिरिन आई, फिर हिपैरिन आया, तो धीरे धीरे डेवलपमेंट होता है। हार्ट अटैक का कारण क्या है कि आपकी जो नली है वो चोक हुई बिकॉज ऑफ ब्लॉकेज या खून का थक्का। यदि उस आर्टरी को हम खोलेंगे नहीं, ओपन नहीं करेंगे, तो वहाँ की जो मांसपेशियाँ हैं जिसका सप्लाई हो रही है वो मर जाएंगी। तो या तो पेशेंट की डेथ होगी या हमेशा के लिए हार्ट कमज़ोर हो जाएगा, पेशेंट बच भी जाता है। तो ओपनिंग ऑफ द आर्टरी मीन्स वेसल इज इम्पॉर्टेंट। अब उस ओपन करने का जो फास्ट मतलब क्विकेस्ट तरीका है एंजियोप्लास्टी ही, जो वर्ल्ड वाइड अवेलेबल है, जो वर्ल्ड वाइड रिकमेंडेड है। स्टेंट, अब उसमें सिर्फ बैलून होता था, स्टेंट तो अभी आया, लगभग 20 साल हुए, उसके पहले तो सिर्फ बैलून होता था। क्योंकि बैलून के बाद देखा गया कि आर्टरी फिर से बंद हो जाती है, बैलून करके खोला फिर आर्टरी बंद हो गई, क्लॉट बन गया, इसलिए स्टेंट आया। तो साइंस जो है ना डेवलप्ड होती है विद एविडेंस। तो आज की डेट में उस आर्टरी को ओपन रखने के लिए जो बेस्ट ट्रीटमेंट है, क्विकेस्ट है, सबसे जल्दी, चूँकि एक सिंपल भाषा में बोले, मछली को पानी से निकालते हैं तो मर जाती है, वो कुछ मिनट तक जिंदा रहती है। वैसे ही हार्ट की जो मांसपेशियां हैं उनको यदि ब्लड नहीं मिल रहा है, उसी से उनको ऑक्सीजन और ग्लूकोज जाना है, तो वो कुछ मिनट्स तक ही जिंदा रहती हैं, वो मर जाएंगी तो पेशेंट नहीं बचेगा। तो उनको रिवाइव करने का एक ही तरीका है उस आर्टरी को खोलना, और वो स्टेंट एक खोलने का तरीका है। चूँकि अटैक में पेशेंट आया है तो तुरंत इसलिए करना पड़ता है कि यदि हम डिले कर रहे हैं ट्रीटमेंट में तो पेशेंट का आउटकम बुरा होगा, मीन्स पेशेंट की जान को खतरा होगा, और यदि पेशेंट बच भी गया तो हार्ट हमेशा के लिए कमज़ोर होगा। नहीं, वो वही तो डॉक्टर बताता है ना, आपने एंजियोग्राम डॉक्टर ऑब्वियसली जो जिसका स्पेशलिस्ट है वही बताएगा ना। मतलब आप जिस चीज़ के स्पेशलिस्ट हैं आप बताएंगे उस पर, मैं उस पर क्या बताऊंगा। वैसे ही टीचर का काम करता है, साइंटिस्ट का करता है, स्पोर्ट्समैन का करेगा, तो डॉक्टर जो है वो डॉक्टर। अब न्यूरो का काम कार्डियोलॉजिस्ट नहीं बताएगा, बिल्कुल वैसे ही है। और आप ही बताएंगे नहीं तो कौन बताएगा। सर मेरा सवाल आपसे है, डॉक्टर तरुण आपसे सवाल है मेरा। हम देखते हैं कि लोगों में आजकल मिर्गी एक आम समस्या भी हो गई है, उसमें भी मैं फिर कहूँगी कि एज का कोई बैरियर रह नहीं गया है, लेकिन कुछ लोग बहुत संकोच करते हैं, शर्माते हैं, ये पता ना चल जाए लोगों को कि हमें मिर्गी की समस्या है। अगर अचानक कभी हम सड़क में है, रोड में किसी व्यक्ति को मिर्गी आ जाता है तो उस दौरान उनको क्या करना चाहिए, और इस समस्या में जो लोगों में एक संकोच है उसको लेकर डॉक्टर साहब आप क्या कहना चाहेंगे? आपके 2 क्वेश्चन हैं। राइट। फर्स्ट, रास्ते में किसी को मिर्गी का अटैक आए तो क्या करें, और एक मिर्गी के प्रति एक भ्रांति है, संकोच है, एम्बैरेसमेंट है, सोसाइटी में स्टिग्मा है। राइट। तो उसका क्या कर सकते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन, जैसे आपने किसी को मिर्गी का अटैक देखा है किसी ने? मैं तो देखता ही हूँ, तो मैं हाथ खड़ा कर देता हूँ। तो जब मिर्गी का अटैक आता है, जिन्होंने नहीं देखा है तो देख लें कि हाथ पैर अकड़ जाता है, ऐसा हो जाता है, और मरीज गिर जाता है, बेहोश हो जाता है, दांत बंद हो जाते हैं। आप क्या ना करें, रिफ्लेक्स एक्शन तो ये होता है कि दांत खोल दो भाई, उसके जीभ कट ना जाए। तो उस समय लोग क्या करते हैं, जो भी अवेलेबल हो, चम्मच हो तो वो डाल के खोलने की कोशिश करते हैं, जिससे दांत टूट जाता है। या आपके कोई सगा संबंधी हो तो उसका दांत नहीं टूटना चाहिए, तो आप अपनी उंगली डालने की कोशिश करते हो तो आपकी उंगली कट जाती है। तो जीभ कटना तो कैसे भी बचा नहीं सकते, नुकसान जरूर हो जाता है। तो क्या ना करें, दांत खोलने की कोशिश ना करें। झटका आ रहा है तो ये देखें कि मरीज को चोट ना लगे। चोट कैसे लग सकती है, मरीज खुद अगर कोई भारी सामान पास में पड़ा है तो मरीज को थोड़ा खिसका दे, और या कोई हल्का सामान है तो सामान को खिसका दें, और मरीज को एक करवट पे कर दें। क्यों करवट पे कर दें? सीधा लेटा रहेगा तो मुंह की लार फेफड़े में जाएगी, करवट पर कर देंगे लेफ्ट साइड में तो बाहर निकल जाएगी, तो एस्पिरेट नहीं करेगा, फेफड़े में नहीं जाएगी। थोड़ी देर में 2-3 मिनट में ऐसे झटके शांत हो जाते हैं। अगर रोड पर हैं तो बहुत सारे लोग इकट्ठे हो जाते हैं, कोई सलाह देगा नाक में चाबी डाल दो, कोई लेदर बेल्ट निकाल के आगे कर देगा, कोई जूता मोजा सुंघाने की कोशिश करेगा। ये सब बिल्कुल नहीं करना, इससे नुकसान ही है। मरीज को सांस लेने देना है, और अगर मेरे जैसे टाई पहना है तो मेरी टाई लूज कर दें ताकि मैं सांस आसानी से ले सकूं। टाइट कपड़ा है तो टाइट कपड़ा लूज कर दें और करवट पे कर दें। 2-4 मिनट के अंदर मरीज की स्थिति अपने आप संभल जाएगी और कुछ मिनटों में वो होश में आ जाएगा। आपको सिर्फ उसको चोट से बचाना है। बिल्कुल। पहला सवाल हो गया। दूसरा सवाल, ये भ्रांतियां क्यों आ गई? मिर्गी है क्या,
क्यों होती है? मिर्गी कोई पागलपन नहीं है, कोई हिस्टीरिया नहीं है। आपको जान के ये अचंभा होगा कि सालों साल हमारे कॉन्स्टिट्यूशन आकर हमारे लॉज ऐसे थे कि अगर वाइफ को मिर्गी आती है या हस्बैंड को मिर्गी आती है, दैट वाज अ ग्राउंड फॉर डाइवोर्स। उस बेसिस पर जैसे पागलपन ना रिवील किया जाए तो ग्राउंड फॉर डाइवोर्स है, तो इसको भी पागलपन माना गया था। फिर लॉज चेंज हो गए और इट इज नो मोर अ ग्राउंड फॉर डाइवोर्स बिकॉज दिस इज अ फिजिकल इलनेस। जैसे हार्ट अटैक है, ब्रेन अटैक है, वैसे ये मिर्गी भी ब्रेन की तरंगों से एक उपजा हुआ प्रॉब्लम है। लेकिन सर इसमें रिस्क फैक्टर कब बढ़ जाता है? रिस्क फैक्टर 80% मिर्गी की बीमारियां एक दवाई से कंट्रोल हो सकती हैं। 80%। 10% में ज़्यादा दवाइयाँ लगती हैं और कुछ 10% ऐसे हैं जो असाध्य माने जाते हैं, जिसमें सर्जरी करते हैं, दवाई देते हैं, उसमें दिक्कत आती है। प्रॉब्लम तब आता है जब मरीज दवाई लेते लेते बंद कर देता है, या मिर्गी में कुछ चीज़ ज़रूरी है कि आपको नींद अच्छी रखनी है, मोबाइल, एक्सेसिव फ्लैशेस ऑफ लाइट, इससे बचना है। रोज रात में जाकर डीजे में नाचते हैं, रात में जगते हैं शादी में, और तभी मिर्गी का अटैक बढ़ जाता है या उसने दवाई छोड़ दी होती है। अगर जिसको मिर्गी आती है अगर वो प्रिकॉशन लेगा, दवाई खाएगा, तो 80% मरीजों को मिर्गी अटैक नहीं आएंगे। ओके, ठीक है। डॉक्टर दुबे, आपसे मेरा सवाल रहेगा, क्योंकि काफ़ी युवा यहाँ पर बैठे हुए हैं, अगर हम अपने दिल को स्वस्थ रखना चाहें, क्योंकि हमारा दिल स्वस्थ रहेगा तभी हम मस्त रह पाएंगे, मुस्कुरा पाएंगे, नहीं तो फिर तो कभी भी कहीं जाते ही दुनिया से ही चले जाएंगे, क्योंकि आजकल यही हो रहा है, किसी को कभी भी हार्ट अटैक आ जा रहा है। तो जो युवा बैठे हुए हैं उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे कि कैसे वो अपने दिल का ख्याल रखें? अगर मैं सबसे शॉर्ट फॉर्म में मैसेज दूं तो 2-3 मैसेज ही हैं जो आप फॉलो कर लें तो बहुत सारा रिस्क फैक्टर आपका कम हो जाता है। जैसे सबसे पहले, क्विट ऑल फॉर्म ऑफ टोबैको फर्स्ट, इम्प्रूव योर डाइट, हेल्दी डाइट लें, जैसा मैंने अभी जो बताया, हेल्दी डाइट लें। और तीसरा है फिजिकल एक्टिविटी बढ़ाएं अपनी। फिजिकल एक्टिविटी सबसे इम्पोर्टेंट है। अपनी दिनचर्या को संयमित रखें और स्ट्रेस लेवल को मैनेज करें। ये 3-4 चीज़ें मेन प्रिकॉशन है जो आपके लिए आसान भी है करना, और अगर हर कोई करे तो बहुत सारा रिस्क फैक्टर कम किया जा सकता है। बिल्कुल। डॉक्टर चंदेल, आखिरी सवाल है आपसे कि जो हार्ट के पेशेंट हैं उनको कौन कौन सी सावधानी बरतना है, किस तरीके से अपना ध्यान रखना है कि वो ज़्यादा मेजर प्रॉब्लम से ना जूझें? मैं सर इस पर थोड़ा सा और एड ऑन करना चाहता हूँ। कई लोगों को, यहाँ हॉल में जितने लोग बैठे हैं, लगभग ये मान सकते हैं कि हम 80% लोगों को नहीं पता कि CPR कैसे दी जाती है। तो अगर वो आप एक बार बताएं तो हमको बहुत अच्छा लगेगा, और ये पूरा हॉल सीखने में भी उसको मदद करेगा। अच्छा, आप लोगों में से कोई चाहता है CPR कैसे दी जाती है सीखना है? कौन चाहता है? आइए कोई एक, आइए जल्दी आइए कोई एक, आइए सर प्लीज़। जी, पहले मैं आपके सवाल का दे दूं। देखिए, एक तो हो गया लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन जो आपने डॉक्टर अखिलेश दुबे सर ने बताया, वो करना ही है। और उसके बाद आता है कि रेगुलर चेकअप। हमारे भारत में रेगुलर चेकअप का कॉन्सेप्ट नहीं है, कि उनको ये लगता है जब हम बीमार होंगे तभी अपना चेकअप कराएंगे, या कोई तकलीफ हो तब कराएं। तो यदि हम हार्ट चेकअप की बात करें, देखिए शुगर, BP, कोलेस्ट्रॉल, ये तो बच्चों की एज से ही चालू कर देना चाहिए। आज की एज में ये बच्चों में भी कॉमन हो गया है। बट रूटीन जो हार्ट का चेकअप है वो 40 साल के बाद हर आदमी को कराना चाहिए। यदि कोई हार्ट डिजीज़ पहले से ही है तो वो डॉक्टर डिसाइड करें इनको 6 मंथ्स में करना है, 12 मंथ्स में करना है, 3 मंथ्स में करना है। बट एक एसिम्टोमेटिक मीन्स किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर भी 40 के बाद उसको हार्ट का चेकअप 2 से 3 साल में कराते रहना चाहिए। लेकिन यदि उसको रिस्क फैक्टर है, मीन्स फैमिली में किसी को हार्ट का प्रॉब्लम हुआ है, स्ट्रोक हुआ है, तो उनके लिए और ख़तरा बढ़ जाता है, या उनको डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है, लिपिड्स है, तो उनको और फ्रिक्वेंटली करना चाहिए। 1-1 साल में जांच कराते रहना चाहिए। नहीं, उसके लिए तो उनको लाई डाउन करना पड़ेगा, लेटना पड़ेगा। लेट जाओ। माइक ले लीजिए, माइक और हाथ में पकड़ेगा। थैंक यू सर। CPR मतलब जो आप लोगों को सीखना है आउट ऑफ हॉस्पिटल, मीन्स कहीं हम राह में चल रहे हैं, कोई गिर गया, कहीं भी मूवी, सिनेमा, मॉल, रोड, वहाँ पे क्या करना है।
आपको तुरंत इमरजेंसी नंबर डायल करना है, बाइक हॉस्पिटल पहुंचना है। और आप उसमें दो चीज़ें हैं, यदि साथ में दो आदमी हैं कि एक आदमी है, सपोज कोई एक बंदा गिर गया है और आप अकेले हो, तो फिर आपको क्या करना है। अभी जो रिकमेंडेशन है, यदि आप अकेले हो तो आपको सिर्फ और सिर्फ चेस्ट कंप्रेशन करना है, क्योंकि ये दोनों चीज़ें मीन्स रेस्पिरेशन जो माउथ टू माउथ ब्रीदिंग होती है। विस्तार न्यूज ने वो खबर कर दिखाई, नहीं सकते। मुख्यमंत्री ने आप यदि ब्रीदिंग दोगे तो चेस्ट कंप्रेशन रुकेगा, तो चेस्ट कंप्रेशन इज मोर इम्पॉर्टेंट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। वो आपको करते रहना है। कब तक करना है? जब तक कि उसकी पल्स नहीं आ जाए, मीन्स जो यदि हम उसको पल्स चेक करें, धड़कन जो आती है यदि वो फील नहीं हो रही है, तब तक आपको चेस्ट कंप्रेशन करते रहना है। लेकिन यदि आपको ऐसा है कि दो आदमी हैं तो एक आदमी को चेस्ट कंप्रेशन करना है और एक आदमी को ब्रीदिंग देना है, मीन्स माउथ टू माउथ ब्रीदिंग। अब चेस्ट कंप्रेशन करने का जो तरीका है, जो पेशेंट है वो हार्ड सरफेस पे लेटे रहना चाहिए, क्योंकि यदि सॉफ्ट है तो वो कंप्रेस नहीं होगा। आपका लेवल क्या है। यदि आप सपोज वो सेम लेवल पे हैं तो फिर जो कंप्रेशन दे रहा है उसको यूं ऐसे हो जाना है, तभी आपका पूरा वेट है वो चेस्ट पे जाएगा। और यदि आपको सपोज ऊपर नीचे है तब तो कोई बात ही नहीं है। और आपका मूवमेंट हिप से होना चाहिए, मीन्स ये एक हाथ के ऊपर दूसरा हाथ, जो चेस्ट है उसका लोअर 1/3 पे आपका हाथ होना चाहिए और आपका पूरा वेट उस पे जाना चाहिए। जैसे लीवर और एक फलक्रम होता है ना, यूं ऐसे करता है, तो यूं किया और यहाँ से आपको पंप करना है, मीन्स हिप से। आपका एल्बो या शोल्डर पे मूवमेंट नहीं होना है, यूं मूवमेंट करते जाना है, यूं। और 1 मिनट में कम से कम 100 बार करना है, 100 टाइम्स। यदि दो लोग हैं तो 30:2 मीन्स 30 बार चेस्ट कंप्रेशन किया, 2 बार रेस्पिरेशन दिया, उस रेशियो का रखते हैं। 15 से 30 बार चेस्ट कंप्रेशन और 2 बार रेस्पिरेशन बिल्कुल दिया। और ये तब तक करते हैं जब तक या तो पेशेंट रिवाइव नहीं होता, मीन्स उसकी धड़कन नहीं आती, कॉन्शियस लेवल नहीं आता है, या वो हॉस्पिटल नहीं पहुंच जाए, तब तक अपने को CPR कंटिन्यू करना है। ये एक बार मैं 1 मिनट में 100 बार का कैलकुलेशन क्या है, इसके पीछे मतलब क्या लॉजिक है? हार्ट बीट जो यूजली होती है वो 70 to 100 होती है। आपको 100 बार इसलिए करना है कि यदि हार्ट पंप करेगा ना तभी ब्रेन को ब्लड मिलेगा। उस समय पे सबसे वाइटल ऑर्गन ब्रेन होता है, जो कि सबसे जल्दी डेड होता है यदि उसको ब्लड नहीं मिला तो हमारा एम ये है कि ब्रेन को ब्लड और ऑक्सीजन मिलता रहे। तो चेस्ट कंप्रेशन करेंगे, थोड़ा भी ब्लड गया तो वो ब्रेन को पहुंचे, जिससे ब्रेन सर्वाइव करता रहे। दूसरे अंग थोड़ा सा, जैसे ब्रेन है 1 to 3 मिनट्स में ही उसमें इंजरी स्टार्ट हो जाती है, हार्ट 20 मिनट्स में लगभग। तो हर ऑर्गन का अलग अलग टाइम है, कितना देर तक वो सस्टेन कर सकता है। तो ब्रेन को उस समय बचाना सबसे इंपॉर्टेंट रहता है, इसलिए हम CPR करते हैं कि ब्लड थोड़ा बहुत हार्ट को खुद को मिल जाए और ब्रेन को पहुंच जाए। बिल्कुल। तो देखिए, बहुत शुक्रिया डॉक्टर चंदेल आपका भी, डॉक्टर दुबे आपका भी, डॉक्टर नागपाल आपका भी। मुझे लगता है आज की चर्चा सिर्फ सार्थक नहीं थी, साथ ही आप समझे कि CPR कैसे कर सकते हैं और स्मोकिंग किस तरीके से आपको नुकसान पहुंचा रहा है, इसलिए अपना ध्यान भी रखिए। ओवर टू यू दीपेश। अब जोरदार अगला तालियां सेशन। डॉक्टर्स के लिए, जोरदार तालियां। नेक्स्ट सेशन